सहकारी स्वामित्व। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। जब भी हम खेती किसानी की बात करते हैं तो अनायास ही आंखों के सामने खेतों में हल चलाते हुए एक किसान का चेहरा घूमने लगता है। पसीने से लथपथ, अपने हौसलों में अडिग ये पुरुष किसान दुनियादारी से बेखबर अपने खेतों को संवारने में लगा हुआ दिखाई देता है। अब उसी जगह कल्पना कीजिए, एक महिला उतने ही उत्साह और परिश्रम के साथ उस पुरुष किसान की जगह पर अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। थोड़ी अटपटी सी है ना ये कल्पना। हमारे देश में जब भी कृषि की बात आती है तब पुरुष किसानों को ध्यान में रखकर सारे मापदंड तय किए जाते रहे हैं। लेकिन अब ये परिदृश्य बदल रहा है और वो दिन दूर नहीं जब खेतों और बगीचों में अधिकतर महिलाओं की भागीदारी होगी। और तब हमारी परिकल्पना में भी एक महिला किसान अत्याधुनिक मशीन के साथ खेतों के बीचों बीच सोना उगाते हुए नजर आएगी। इतिहास गवाह है कि महिलाओं ने हमेशा ही खेतों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पसीना बहाया है। लेकिन कृषि क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद आज भी खेतों में महिलाओं को अपनी हिस्सेदारी साबित करने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अमूमन सोच यह है कि खेतों में बीज लगवाई, रोपाई, निराई और गुड़ाई जैसे सरल और अपेक्षाकृत कम मेहनती कार्यों तक महिलाओं के कौशल को खेतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी दृष्टिकोण को बदलने और महिलाओं की खेती में संपूर्ण भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए हमारा ये शो भारत की फार्म लेडी पूर्णतः समर्पित है। प्रौढ़ावस्था में आज जब अधिकांश लोग अपने बच्चों के साथ सेटल होकर अपना वृद्ध जीवन आरामदायक तरीके से गुजारने का सपना देखते हैं, ऐसे में कोई विशेष ही होता है जो अपनी मिट्टी की खुशबू के आगे परदेस का ऐशो आराम ठुकरा दे और अपनी मिट्टी से जुड़कर अपनी जुनून को अपनी मेहनत के बल पर एक नया आकार दे। देश प्रेम से लबरेज और अपनी मिट्टी पर जान छिड़कने वाली हमारी आज की भारत की फार्म लेडी, जिन्होंने अमेरिका में बसकर ऐशो आराम से जीवन गुजारने से बेहतर अपने खेतों में पसीना बहाकर कुछ कर गुजरने की ठानी, जिनकी ऑर्गेनिक खेती आज आसपास के कई गांवों तक मिसाल है और जिनके ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिनकी सादगी और सरलता उनके जीवन के हर निर्णय में दिखती है। मिलते हैं अनेकों शख्सियत की धनी गुजरात के वडोदरा जिले के वगोडिया तालुका के व्यारा गांव की नयनाबेन राजेंद्र प्रसाद दवे से। जिला बड़ौदा का तालुका प्लेस वो वाघोड़िया गांव है। 3 किलोमीटर दूर व्यारा गांव है। अभी मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग कर ले रही हूँ। जो मेरा पति देव था राजेंद्र प्रसाद किशोरीलाल दवे, वो एग्रीकल्चर ऑफिसर थे, तो उसने शुरू किया और मेरे बच्चों का भी उसमें बहुत बलिदान है। वो परदेश रहते हैं लेकिन उसके पापा को खेती बाड़ी बहुत पसंद थी, इसलिए वो लड़के ने बोला कि पापा अभी नौकरी छोड़ो, अभी आप खेती गांव में थोड़ी बेच दी, पैसे का मदद बच्चों ने किया, फिर यहाँ ज़मीन ली और उसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया। नयनाबेन के पति और बेटों ने मिलकर जो जमीन खरीदी थी उस पर पूरे परिवार ने जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का निर्णय लिया था। लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी खेती प्रणाली है जो वक्त के साथ साथ विकसित होती है
और इस बीच नैना बेन के परिवार में बहुत सारे बदलाव हुए। लेकिन इन बदलावों के बावजूद नैना बेन ने अपने पति का ऑर्गेनिक खेती करने का सपना मरने नहीं दिया और आज वो उसी सपने को जी रही हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या है कि पहले से ही आप ऐसे जंपला दो ना तो खेडूत को दिक्कत हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके जो आगे जाते हैं थोड़ी एक एक विंगा करके वो तैयार होवे, दूसरी तीसरी ऐसा करके तो फायदा रहता है। क्योंकि ऑर्गेनिक जमीन तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। मेरे 2 बच्चे हैं, उसको हमको सुखी करना था कि भाई पापा मम्मी को ये पसंद है तो वो करवा देते हैं। और मेरे को एक बेटी भी है, वो अहमदाबाद रहती है, उसकी भी यहाँ ज़मीन है, वो भी मैं संभालती हूँ। उसमें भी हम चावल वगैरह करते हैं। और यहाँ 7 विंगे में मेरे केसर कैरी का आम डाला है, वो भी ऑर्गेनिक है। और केले भी डाले हैं 3 विंगे में। और 4 विंगा में मेरा वो तुअर है। और जो मैं यहाँ फार्म में रहती हूँ, जहाँ गैया रखती हूँ, वहाँ मैं सभी तरह का साग भाजी करती हूँ। उसके पापा के गुजर जाने के बाद बच्चे मेरे को ले गए थे परदेश और वो बोले मम्मी आप यहाँ रहो। एक बड़ौदा में रहता है, वो बोलता है मेरे साथ रहो। लड़की को भी मिलने आते जाते रहते हैं। तो फिर उसमें क्या है कि मैं परदेश में जाके देखा कि वहाँ क्या है। तो वहाँ सुंदरता है, जैसे औरत बहुत सुंदर होती है, लेकिन वो चाय भी बना के पिला ना सकती हो, वो औरत क्या काम की। वो इतना सुंदर सब देश परदेश में है, बढ़िया है। और यहाँ के लोगों से ज्यादा वहाँ हाय हल्लो बाय समय के हिसाब सब है, बढ़िया है। लेकिन मेरे को रास नहीं आया। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, कम लागत में बेहतर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन करें। बीज के शोधन के लिए प्रति किलो बीज में 5 मिलीलीटर नैनो डीएपी और जड़ शोधन के लिए इतनी ही मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाएं। आलू के कंद और गन्ने के लिए प्रति टंकी 3 ढक्कन नैनो डीएपी मिलाकर शोधन करें। बोई गई फसलों में 30, रोपित फसलों में 20 से 25 दिन, आलू में 30 और गन्ने में 60 दिन पर नैनो डीएपी और नैनो यूरिया का पत्तियों पर छिड़काव करें। फसल की जरूरत के अनुसार नैनो यूरिया प्लस का दोबारा छिड़काव करें। इफ्को नैनो फर्टिलाइजर की ताकत से फसलें लहलहा उठेंगी। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। किसान साथियों, कम लागत में भरपूर उत्पादन के लिए बुआई या रोपाई से पहले इफ्को नैनो डीएपी से बीज और पौध का शोधन जरूर करें। गेहूं, मक्का जैसी फसलों के लिए 1 किलो बीज को 5 ml नैनो डीएपी से उपचारित करें। रोपाई वाली फसलों की पौध को 1 लीटर पानी में 5 ml नैनो डीएपी से जड़ शोधन करें। आलू, गन्ने के लिए 15 लीटर की टंकी में 75 ml नैनो डीएपी मिलाकर बीज शोधन करें। नैनो डीएपी की ताकत से लहलहा उठेंगी फसलें। The heart of your kitchen is the LPG gas stove. My ISI and BIS certified LPG stove is the source of heat needed to cook my favorite meals, so I can safely and happily enjoy cooking. भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। नैना बेन अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने बेटे के साथ परदेश जा बसी। थोड़े दिन सब कुछ ठीक चलता रहा। परदेश की एडवांस्ड और मॉडर्न लाइफस्टाइल कुछ ही दिनों तक ठीक लगी। उसके बाद नैना बेन अपने वतन, अपनी मिट्टी को बहुत ज्यादा मिस करने लगी। बेटे ने काफी समझाया, लेकिन माँ के विचारों को नहीं बदल सका और माँ के जज्बात की कद्र करते हुए माँ की खुशी में ही अपनी खुशी समझी। मेरे को मेरी धरती माँ याद आती रहती थी, इसलिए मैं वापस आ गई।
फिर यहाँ मैंने सब शुरू किया और वो मैं करती हूँ, उसमें रिजल्ट भी मिलता है। और मैं मेरा जो कुदरत ने समय मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके पास वो मैं खेती बाड़ी करके पूरा करना चाहती हूँ। मेरे पास 3 गैया थी, एक अभी 1 हफ्ते पहले मर गई, तो अभी एक गैया से 35 बीघा खेती कर सकते हो, लेकिन मेरे पास तो अभी एक चल बसी तो 2 है और मेरे पास 16 बीघा जमीन है। तो मैं कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो लेबर को बुला के करवा सकती हूँ और करती हूँ। और जो आम है वो हम वाघरी लोग को देते हैं ऐसा बोलते हैं ना, लेकिन हम ये शब्द का उपयोग नहीं करते। वो जो लेते हैं, जो धंधा करते हैं उसको देते हैं, वो मेरे को 4 लाख रुपया देता है हर वर्ष। और फिर वो सीजन खत्म होती है तो हमको वापस करके खेती चले जाता है। तो उसके आगे पीछे भी मैंने थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ। अभी वो तिल डालने का है, अभी पानी लिया है, ट्रैक्टर चला के तिल डालेंगे। अपने खेतों में मौसमों के अनुरूप कब क्या बोना है, किस फसल की तैयारी किस वक्त तक हो जानी चाहिए, ये सारे निर्णय नैनाबेन स्वयं लेती हैं। अपने पति के साथ रहकर सीखी हुई कृषि संबंधी हर बारीकी आज नैनाबेन के फैसलों में साफ नजर आती है। आज नैनाबेन के पास ऑर्गेनिक खेती करने का एक सकारात्मक दृष्टिकोण है और इसी के चलते उनकी हर फसल बेहतर उपज और एक अच्छी आय देकर जाती है। मेरे को इंटरेस्ट है, मैं पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरे पतिदेव के साथ रह के मैंने बहुत कुछ सीखा है और उसका तो जितना भी बोले वो कम पड़ेगा, उसके हिसाब से मैं यहाँ तक हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती में गाय की अहम भूमिका होती है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए नैनाबेन ने अपने यहाँ गौ पालन किया हुआ है। विगत दिनों किसी आकस्मिक रोग से ग्रस्त होकर उनकी एक गाय चल बसी, जिस कारण नैनाबेन काफी उदास रहीं और उस गाय के बारे में सोचकर आज भी उनकी आंखें भर आती हैं। वर्तमान में नैनाबेन के पास 2 गायें हैं और खेती में इस्तेमाल होने वाले जीवामृत और घन जीवामृत को तैयार करने के लिए इनका गौमूत्र नैनाबेन इस्तेमाल करती हैं। इस उत्पाद को नैनाबेन ने एक विशेष नाम भी दिया है। इस उत्पाद की विशेषताओं और गुणों के उत्साहवर्धक परिणामों से नैनाबेन के जीवन में भी एक नई ऊर्जा भर गई है। मैं जैसे कि फिनाइन बोलते हैं तो हम गोनाइन बनाते हैं। गोनाइन क्या उसका नाम दिया कि उसमें थोड़ा गौमूत्र भी आता है। तो अभी कोई भी अच्छा प्रसंग हो तो हम गंगा जल गौमूत्र छांटते हैं, तो वो पोछा करने से वो हर रोज पॉजिटिव वातावरण रहता है घर में। तो उस हिसाब से मैं गोनाइन बनाती हूँ कि भाई पब्लिक के पास अच्छी चीज जाए। गोनाइन जैसे उत्पाद जिन्हें पूरी तरह प्राकृतिक तरीके से तैयार किया जाता है और जीवन में अपने मूल्यों से जुड़े रहने का ये उत्पाद एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। नैनाबेन के द्वारा तैयार ढेर सारे उत्पादों में से एक है। नैनाबेन और भी किस्म किस्म के कई उत्पादों को तैयार करती हैं और इन उत्पादों के निर्माण में ज्यादा से ज्यादा प्राकृतिक द्रव्यों और औषधियों का इस्तेमाल ही नैनाबेन का मुख्य उद्देश्य रहता है। तो फिर साबुन भी बनाती हूँ और फेस पैक भी बनाती हूँ, नश्य बनाती हूँ और हेयर ऑयल, सब ऐसा तो छोटी मोटी बहुत चीज बनाती हूँ मैं। धूप बत्ती बनाती हूँ, लेकिन आप बोलोगे कि उसमें केमिकल आएगा, तो अभी क्या है, आत्मा हो तभी इंसान की कीमत है, नहीं तो उसको जला देते हैं। उस हिसाब से उसका बेस होता है, लेकिन मैं उसमें जड़ी बूटी डालती हूँ और उसको नेचुरल बोलते हैं। तो ऐसा हमको जो कुदरत को बोला है कि भाई हमको सही रास्ते पे चलना है, तो वो जैसा मेरे को रास्ता दिखाता है ऐसा मैं कर रही हूँ, उसमें मेरे को सफलता मिलती है। नैनाबेन का बचपन एक साधारण परिवार में बीता। पिता शिक्षक थे। ईश्वर उपासना और सत्संग उनके जीवन के महत्वपूर्ण मूल्य थे। इन्हीं मूल्यों और संस्कारों की छाप
नैनाबेन पर पड़ी और आज इन्हीं मूल्यों के साथ नैनाबेन अपने खेतों में काम करते हुए दिखाई देती हैं। मेरा जो पापा थे वो शिक्षक थे सामान्य, और उसकी बेटी हूँ मैं सामान्य घर से हूँ। और मेरा जो घर वाला वो श्रीमंत था, लेकिन वो इतने सोच में ऊंचाई वाले थे ने कि वो इतना सब कुछ छोड़ के घर पे बहुत कुछ था लेकिन वो भी छोड़ दिया उसने कि भाई खेती बाड़ी जो पापा की थी उसमें इंटरेस्ट लिया, लेकिन कोई जमीन जायदाद उसमें वो जैसे मिल्कत उसमें उसको कोई रस नहीं लिया। मैं सामान्य घर से थी। मेरे पापा का भी मैंने संघर्ष देखा। मेरे पापा वो बॉम्बे में माधवबाग में वो प्रोग्राम करने भी जाते थे, बालू महाराज बोलते थे उसको। तो उसका मैंने संघर्ष क्या देखा कि भाई हम 5 भाई बहन थे, तो शिक्षक की जॉब में तो क्या 60-70 रुपया पगार था। वो भी प्रोग्राम करते थे तो ऐसा बोलते थे कि भाई मेरे को भाड़ा किराया दे दो, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, मैं भगवान का भजन करने निकला हूँ, मैं कमाने नहीं निकला हूँ। तो फिर हम सोचते थे कि पापा को इतना तकलीफ होता है फिर भी वो पैसा की मांगनी नहीं करते। और कभी कभी तो ऐसा भी देखा था कि घर में कुछ नहीं होता था, हम 5 भाई बहन थे, तो तब से मेरे को मेहनत करने की आदत थी। मैं वो सोनी के पास से वो मन के ले आती थी पूरने के लिए कि मेरे पापा को कुछ मदद मिल जाए। बास्केट पहले बनता था प्लास्टिक का, वो भी मैं बनाती थी। फिर वो सूती की बास्केट भी बनाती थी कि कहीं ना कहीं से मैं मेरे माँ बाप को हेल्प कर सकूँ। तो मैंने माँ बाप का संघर्ष देख देख के फिर मेरे को आदत हो गई संघर्ष करने की। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। किसान साथियों, खेती का खर्च और मानव श्रम कम करने के लिए ड्रोन से छिड़काव बेहद आसान और लाभकारी विकल्प है। 1 एकड़ में फसल के लिए ड्रोन की 10 लीटर की टंकी में 500 मिलीलीटर यानी 1 बोतल नैनो डीएपी और 500 मिलीलीटर नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करें। ड्रोन से 1 एकड़ में स्प्रे सिर्फ 6 से 7 मिनट में हो जाता है। ड्रोन से नैनो उर्वरकों का छिड़काव यानी खेती को रफ्तार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कयन। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। इफ्को नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली। गुण है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली। 30% नाइट्रोजन का असर दमदार। इफ्को नैनो यूरिया प्लस दे वही दाम में बेहतर पैदावार। अपनी धरती को हमेशा हरा भरा रखना हमारे हाथ में ही है, इसलिए मैं अपने कार के लिए सीबीजी ही पसंद करता हूँ। ये अपशिष्ट पदार्थों से बनी कंप्रेस्ड बायोगैस है। ये एक अत्यधिक कुशल रिन्यूएबल रिसोर्स है जिसने कार्बन उत्सर्जन को कम कर दिया है। कम कार्बन उत्सर्जन का अर्थ है ग्रह पर कम हानिकारक प्रभाव पड़ना। सीबीजी का उपयोग करें, ये स्वच्छ, हरा भरा और सुरक्षित है। किसान साथियों, इफ्को नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है।
फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी प्रति लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। भारत की फार्म लेडी, मैं हूँ धरती की शान। नैना बेन द्वारा तैयार सौंदर्य सामग्री प्राकृतिक रूप से ही तैयार की जाती है। इनमें इस्तेमाल होने वाले विभिन्न प्रकार के द्रव्य और खुशबुएं भी पूर्णतः प्राकृतिक होती हैं और ये सब इनके खेत में ही पैदा होता है। नैना बेन आज अन्य सौंदर्य सामग्री निर्माताओं को जागरूक करते हुए प्राकृतिक रूप से इन उत्पादों को बनाने के गुर भी सिखाती हैं। अभी देखो वो सोप बेस करके आता है कोई बाजार में, मेरे को तो ज्यादा पता नहीं लेकिन सोप बेस बोलते हैं, वो आता है। उसमें मैं सब फूलों का सत्व निकाल के डालती हूँ और वो नारंगी है, ककड़ी है और जो भी वो एलोवेरा है, वो सब पीस के उसका सत्व निकाल के उसमें डालती हूँ। और हल्दी वाला भी बनाती हूँ, गाजर का बनाती हूँ, डालती हूँ और उसमें मुल्तानी मिट्टी तो डालती ही हूँ मैं, लेकिन फ्लेवर अलग अलग होती है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, सोप बेस में अकेला ही फ्लेवर बोलते हैं, वो डाल के कलर डाल के जो बेचते हैं, ऐसा मत करो। और आप एक बार हमारे साबुन से नहाओगे तभी पता चलेगा कि क्या रिजल्ट है, आपको दिखाई ही देगा कि भाई कुछ तो अलग है। और वो प्रचार के लिए नहीं बोलती, क्योंकि मैं तो अकेली हूँ, 3 बजे उठ के मेरे से बन पड़े इतना बनाती हूँ, मैं मेरा प्रचार नहीं कर रही हूँ। लेकिन ऐसा सब लोग करोगे तो बढ़िया रहेगा, ऐसा मेरा काम है। और जो शैम्पू बनाती हूँ उसमें आंवला, रीठा, वो 4-5 महीने तक मैं उसको भिगोती हूँ, फिर बाद में उसका बेस लेके बनाती हूँ। तो केमिकल्स तो होता ही है, लेकिन अकेले केमिकल्स में सत्व डाल के नहीं भरने का, उसमें सब कुछ डालो तो वो क्या होता है, कॉस्टिक सोडा तो अभी टाइम होता है ना, तो अभी उड़ जाता है, हवा में नहीं रहता। लेकिन बेस होना चाहिए, लेकिन उसमें ऐसा मैं 4-5 महीने भिगोती हूँ आंवला, रीठा, चिकाखई, बाद में ये होता है, ऐसा मेरा काम है। और हेयर ऑयल में भी वो भांगरा है, वो जटामासी है और थोड़ा घी भी डालती हूँ और थोड़ा एरंडा का भी तेल कम डालती हूँ क्योंकि सबको चिपचिपा नहीं लगे। और उसमें कोपरेल आता है और ऐसे कई तेल आते हैं, तो उसमें मैं डाल के बनाती हूँ। लेकिन मेरी सलाह है, आप रात को थोड़ा बाल ऐसा घुमा करके चमड़ी में उसको मसाज करो और मसाज करके सो जाओ, नींद भी बढ़िया आएगी। सवेरे धो डालो, हफ्ते में 1 बार करना है, लेकिन तेल डालो, मेरी सलाह है। वो मगज का खुराक है। मैं नस्य बनाती हूँ, वो नस्य क्या है कि कितने फायदे करता है। पहले तो वो छोटे मगज का खुराक है, जिसको नींद नहीं आती 1-1 बूंद नाक में डालो तो आपको 1 घंटे की भी नींद आएगी तो पूरा आराम मिल जाएगा। वो नस्य से नींद तो बढ़िया आती है, लेकिन वो कम उम्र से जो सफेद बाल होते हैं ना, वो भी नहीं होते जल्दी। आंखों का तेज बढ़ता है। नाभि में रखो, क्योंकि बालक जो पेट में होता है तो वो नाभि से खुराक लेता है, तो नाभि में लगाओ तो तुम्हारी बॉडी में भी बहुत पावर मिलेगा। तो ऐसा बहुत कुछ है, क्योंकि बोलने बैठने जाएंगे तो बात पूरी नहीं होगी, लेकिन सोचने वाली बात है। जागो जागो जागो। नैना बेन द्वारा गौमूत्र से बनाए जा रहे गोनाइन न सिर्फ एक कीटनाशक या डिसइंफेक्टेंट का काम करता है, बल्कि इससे कहीं न कहीं सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार होता है और भारतीय मूल्यों के अनुरूप ये गौमूत्र छिड़काव के महत्व को बढ़ाता है। अभी जो मैं गोनाइन बनाती हूँ उसमें क्या है कि मेरी लड़की अहमदाबाद ले गई थी, तो मेरे को बोला कि मम्मी
तेरा गोनाइन कैसे बनता है, वो बहुत बढ़िया है। मैंने कहा क्या हुआ? तो बोली कि हमारी काम वाली बोल रही थी कि दीदी हम सभी जगह के पोछा झाड़ू करते हैं तो उसमें हाथ जलता है, लेकिन आपके घर पोछा झाड़ू करते तो ठंडक मिलता है, तो बहुत बढ़िया है। तो मेरी लड़की ने एक बार मेरे को बताया था। अभी मैं तो बनाती हूँ कि भाई चलो गौशाला का चले, थोड़ा हेल्प भी हो जाए पैसे की, ऐसा वैसा, लेकिन मैं यूज़ करती हूँ तो अपने आप तो मैं वो अभी मेरी उम्र के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकती, तो मशीन से करती हूँ वो। लेकिन मेरी लड़की ने बोला था कि मेरी काम वाली ऐसा बोल रही थी, उसमें क्या है कि नीम का सत्व डालते हैं, नीम का पाउडर डालते हैं, गोमूत्र पड़ता है। गोमूत्र जो पड़ता है ने, तो हम जो भी मरण का प्रसंग हो कि शादी का प्रसंग हो कि पूजा का प्रसंग हो, हम गोमूत्र गंगाजल डालते हैं घर में, तो वो पोछा होता है तो पूरा दिन पॉजिटिव वातावरण रहता है और बढ़िया लगता है। मैं कभी कभी सोचती है कि भाई ये दवाखाना में ये लोग ले जाए तो वो नहीं बोलते हैं कि भाई इसी को ये रोग है, उसी को वो रोग है, तो उसको क्या है कि वायरल इन्फेक्शन ना हो, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो वो जो दवाखाने वाले यूज करे तो एक फायदा है उसमें कि एक दूसरे का वायरस का वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। तो जो जानते हैं वो ले जाते हैं, और आगे तो अभी मार्केटिंग होना चाहिए ना, तो वो तो हम करते नहीं। हमको अभी ज़्यादा भगवान में मन लग गया है तो ऑर्डर होता है तो बना देते हैं, नहीं तो ऐसा भी कुछ नहीं। ऐसा है, देखो मेरे को नेचुरल ही पसंद है, और वैसे नेचुरल इतना पसंद है ना, जैसे कि ज़्यादा साधु संत आते हैं, ऊंचे विचार वाले आते हैं, और उसके आगे देखो तो ये देखो अभी लिपन वाला घर है, ये देखो पीछे भी लिपन है। मेरे को नेचुरल ही अच्छा लगता है। मेरी सोच ही बचपन से ऐसी रही है कि बढ़िया हो, पुरानी सोच हो, पुरानी आदतें हो। मैं शैम्पू भी अपने आप ही बना के यूज़ करती हूँ, और साबुन भी अपने आप बनाती हूँ। और जो लोग हजार रुपया वो फेस पे लगाने के लिए कुछ बोलते हैं, उसको कोई शादी वादी हो करवाने जाते हैं ना, तो वो भी पाउडर मैंने बनाया है, रक्त चंदन, श्वेत चंदन डाल के, मुल्तानी मिट्टी। तो वो भी मैं पहले बच्चे लोग को कहीं शादी में जाना हो तो बोलते थे, मम्मी ये सब लोग जाते हैं पार्लर में, तो हमारी शादी है तो भी कुछ नहीं करती, ऐसा है वैसा है बोलते थे। तो फिर मैं अपने आप पाउडर बना के लगाती थी, वो जैसे गाय के दूध में डाल के लगाती थी, नहीं तो गुलाब जड़ में डाल के। तो वैसे नहीं कि वो खेती बाड़ी में हम खेडूत थे, लेकिन वो सब पहले से पता नहीं मेरा नेचर कैसा है, मेरे को पुरानी चीज वस्तु में ही इंटरेस्ट है। नैनाबेन दवे की ये यात्रा एक सबक देती है कि अपनी मिट्टी से जुड़कर ही अपनी परंपराओं को निभाया जा सकता है। आज जब दुनिया नित्य नए बदलावों के आगे नतमस्तक है, ऐसे में अपने संस्कारों, अपने रीति रिवाजों, मान्यताओं को महत्व देना, अपने विचारों पर अडिग रहना अपने आप में एक चुनौती है। और जो इन चुनौतियों का डट कर सामना करती है, वही कहलाती है भारत की फार्म लेडी।